हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। राइट, आज हम लोग माइटोसिस के सेकंड पार्ट में सेल डिवीजन और साइकिल के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसके इंट्रो देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, माइटोसिस। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या सीखा था कि कोई भी साइकिल होती है, जैसे कि थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का कि हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हमारे पास जीवन होता था, जीवन से आगे जाके हम जाते थे एस फेज में, एस से हम जाते थे G2 के, और G2 के बाद हम जाते थे एम फेज। ठीक है, उसके बाद हम वापस जीवन, यहाँ बीच में G0 भी फेज आता था जिसमें सेल अपने आप को क्या कर लेता था, साइलेंट कर लेता था, जिसको डिवाइड नहीं करना होता था वो इसमें चला जाता था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होने वाला है। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में एस फेज तक बात कर ली थी। ठीक है, और आज हम लोग डायरेक्ट माइटोसिस शुरू करने जा रहे हैं, डायरेक्ट ये वाला फेज शुरू करने जा रहे हैं। तो भैया इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, सवाल तो उठता है मन में, है ना। देखो जीवन का काम क्या था, भर के प्रोटीन बना रहा था, तभी तो एस फेज में इतना सारा काम हो पा रहा था, सारा रेप्लिकेशन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा था, ये सारा काम हो रहा था। अब इसमें क्या हुआ है, एस के बाद ये तो अपना काम जितनी प्रोटीन बनाई थी सारी की सारी खर्च कर दी। अब क्या होगा, अब एस से G2 जाने में यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तभी तो एन फेज में आगे जाके काम हो पाएगा। तो यहाँ पे भी आपका सारा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जिसको हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस नहीं करा था। क्लियर हो गया कि G2 फेज में क्या होता है, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, दोबारा से हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, क्योंकि अब एम फेज में इन सबकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो उनको मतलब इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए ये लोग ये बनाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपना आज का एम फेज। हाँ चलो देखो स्टार्ट करते हैं। एम फेज स्टार्टिंग मतलब माइटोसिस। माइटोसिस आपके लिए पूरे नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी हम लोगों को लाइन बाय लाइन रीड करके पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस आपका एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवाइड होने के बाद भी उतने ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये रहा आपका सेल, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसके और इसके दोनों के अंदर ही 46 रहने वाले हैं। अब मन में क्वेश्चन तो उठता है कि भैया ये 46 ये 46, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच वाले स्टेज में 92 रहा होगा, तभी तो दो पार्ट में 46 बांटा है ना। तो उसी के बारे में बात करनी है, सारा काम होता कैसे है। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है ये सारे फिजिक्स, है ना। वैसे लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, अब एक बार देखो तो एक बार, जैसे इसके अंदर पहला क्या है, पहले हम लोग इसकी बात करें, ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल ही रहते हैं जो कि पेरेंट्स के पास होते हैं। उसके पास भी 46 थे, बाद वाले के पास भी 46 हैं। ठीक है, अब इसमें फिर बोलो भैया सब में ऐसे क्या 46 रहते हैं, जी नहीं। जैसे जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें 46, तो ये डिवीजन के बाद इसमें 23 और 23 रह जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन, जो कि हमारा होता है मियोसिस। क्लियर, चलो हम लोग इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर ना। देखो अब माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ये बात तो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, एग्जैक्ट इक्वल रहते हैं। अब इसको ना 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 स्टेज में। आपका सबसे पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इनमें बांटा गया है कि इनमें धीरे 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 इनकी प्रोग्रेस होती है। मैं आपको एक ऊपर से कहानी सुनाता हूँ, इसकी पूरा आइडिया दे देते हैं कि इसमें एक्चुअल होता क्या है। जैसे देखो यहाँ पे बात कर ले, देखो ये रहा आपका सेल, सेल के अंदर आपको पता है एकदम मस्त वाला न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हमारे बाकी सारे ये सब सेल ऑर्गेनल होते हैं, यही होता है। अब देखो धीरे धीरे होगा क्या, धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल जितने ना ये डिसअपियर हो जाते हैं, सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ये धीरे धीरे हल्की होने लग जाती है, ये भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाती है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम वगैरह पड़े हैं ना, ये तो मैंने गलत बना दिया क्योंकि ये तो रेप्लिकेशन के बाद है, ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये क्रोमोसोम क्या करता है, धीरे धीरे अरेंज होता है और आके क्या करता है, बीच में लग जाता है। अब ये कैसे लगता है, इन सबकी बात करेंगे। फिर यहाँ से कुछ पावरफुल चीजें निकलती है ना, पावरफुल
चीजें इनको अपनी तरफ खींचती है। खींचने के बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये बेचारा इधर चला जाता है और बचा हुआ क्रोमोसोम इधर चला जाता है, और उसके बाद ये बीच से टूट जाता है और ये 2 सेल हमारे बन जाते हैं। क्लियर हो? ये पूरी कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इसी की बात करेंगे। ठीक है, आपको ऊपर से समझ में आ गई कि पूरी कहानी में होगा क्या? ठीक है, अब चलो डिटेल चलते हैं इसका एक एक फेज का ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्रोफेज। प्रोफेज होता क्या है? प्रोफेज में आपको पढ़ाया जाता है क्रोमोसोम कंडेंस होता है एंड बिकम विजिबल। सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता है। अब कंडेंस का सेंस क्या बनता है, क्वेश्चन तो उठता है मन में, है ना? तो देखो कंडेंस का मतलब क्या होता है। कंडेंस्ड का मतलब होता है जैसे कि आपका ये सेल है, इसमें हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं डायरेक्ट। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं, मतलब ऐसे फैले पड़े हुए हैं। धीरे 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 अपने आप को शेप में लेके आते हैं। मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस आपका, ठीक है? डायरेक्ट धीरे 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 ये अपने आप को शेप में लेके आते हैं। ये अपने आप को धीरे धीरे अरेंज करते हैं, ठीक है? वही लिखा हुआ है क्रोमोसोम कंडेंस। सबसे पहले कंडेंस होता है, उसके बाद बिकम विजिबल, और ये हमें दिखने लग जाता है, ठीक है? मतलब हमें तो नहीं, है ना, एग्जैक्टली वैसे बोला जाए कि विजिबल हो जाते हैं नॉर्मल, ठीक है? अब इसमें आगे क्या है, न्यूसेलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। यही बात जो मैंने आपको बताई थी, धीरे धीरे वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली धीरे 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 क्या हो जाती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे हल्की पड़ती चली जाती है। अब जब ये धीरे धीरे हल्की पड़ रही है, अब उसके बाद क्या होगा, कहानी में तो ट्विस्ट है ना? तो देखो सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात करी थी व्हाट इज सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल होता क्या है। चलो फिर से डिस्कस करें सेंट्रियोल क्या होता है, एक बार, है ना, ओवरव्यू दे देते हैं आपको। जैसे ये था, मान के चलते यहाँ पे हमारा जो ये है क्रोमोसोम, ये कंडेंस हो चुके हैं, हम लोग मान के चले, ठीक है? अब हम लोग उसका फ्लो चार्ट कर लिए, पूरा कंडेंस हो चुके हैं। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एस्टर। ये एस्टर फॉर्मेशन तो बाद में होता है, बट हमें समझना है इसलिए हम आपको बता रहे हैं सेंट्रियोल समझाने में। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूं ना, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, एकदम सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है? सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, ये 2 होते हैं, क्या होता है, ये 2 होते हैं, और उसके बाद ये इधर मूव होना शुरू हो जाता है, ये इधर मूव होना शुरू हो जाता है। अब धीरे 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 ये बिल्कुल अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, ठीक है? तो वही, लेकिन ये दूसरे फेज के अंदर होता है, ठीक है? वही देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। धीरे धीरे अभी हम इसका पूरा डायग्राम देखेंगे। जो ये सेंट्रियोल है, ये वाला यहाँ पहुंच जाता है और ये वाला यहाँ पहुंच जाता है। देखो जो कि मैंने आगे डायग्राम में दिखाया है, ये पता है इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी देखना, भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि क्या क्या रोल है। तो आपको समझ में आया कि सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल सारे के सारे अपोजिट पोल में चले जाते हैं। उसके बाद हुआ क्या, अब बात करते हैं मेटाफेज, ठीक है? तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, अब जो ये मैंने सेंट्रियोल बनाए हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल देखा जाए तो ये रहा हमारा क्रोमोसोम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे। ये सेंट्रियोल कुछ स्पिंडल फाइबर, मतलब कुछ रस्सी टाइप की निकालते हैं अपने चारों तरफ से, ठीक है? खुद सोचो ना, क्रोमोसोम को तोड़ना है, तोड़ने के लिए दोनों तरफ से रस्सी तो लगानी पड़ेगी ना, तो वही वाली रस्सी लगाते हैं, ठीक है? उन्हीं रस्सी को हम नाम क्या दे देते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है? अब इसी को देखो क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। अब ये सवाल होता है काइनेटोकोर क्या होता है ना? चलो देखो, जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, कहाँ बनाया था, इरेज करते हैं इसको, एक बार इरेज कर लेते हैं ना, लास्ट में एक बार पूरा समराइज करेंगे पूरा। जैसे ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ये रहा हमारा पूरा सेल में ये रहा हमारा सेंट्रियोल, ठीक है? यहाँ पे दोनों साइड में एक साइड बना लो बस। अब ये क्या हुआ, मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया बस आपको, ठीक है? अब यहाँ पे आपका ये रहा दूसरा सेंट्रियोल, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे पता है छोटा सा ये होता है, छोटा सा पार्ट होता है, क्योंकि पिछली क्लास में बात करी थी, जो ये सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, इससे तो अटैच होगा नहीं सेंट्रियोल आके, इससे अटैच कभी नहीं होता। जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं,
ये आपके कनेक्ट होते हैं इससे। अब इससे तो ये वाला भी इससे ही कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो ये पार्ट है इनको कहते हैं क्या पता है, ये जो गोल गोल वाले पार्ट है इन्हीं को कहते हैं हम काइनेटोकोर। काइनेटोकोर आपसे पूछा जाए तो क्या कहां बोलोगे, कहां बोलोगे, क्रोमोसोम का वो पार्ट जहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं क्या है, काइनेटोकोर। क्लियर हुआ काइनेटोकोर क्या होता है। चलो रीड करें फिर से। देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कहानी में क्या क्या पढ़ा हुआ है, हाँ पहले एक लाइन और पढ़ लेते हैं उसका बाइंड अप करते हैं। क्रोमोसोम लाइन अप एट अ मेटाफेज प्लेट। अरे यार अब ये क्या आ गया नया मेटाफेज प्लेट, पता है अरे कुछ नहीं यार, ये जो क्रोमोसोम आके अरेंज हो गया है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे आके अरेंज हो गया, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। देखो कैसे, दोबारा समझना एक बार फिर से। देखो हुआ क्या एक्चुअली, जैसे ये रहा हमारा सेल, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, एक क्रोमोसोम आपका यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये रहे हमारे काइनेटोकोर, धीरे धीरे हम इसको लेवल करते रहेंगे अपना, ठीक है, ठीक है। यहां से स्पिंडल फाइबर आपको कनेक्ट है, कनेक्ट है कि नहीं है, यहाँ पे आपका सेंट्रोल होगा, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, ये जो प्लेट है ना जहां पे आके बीच में अरेंज हुए ना, जो इस लाइन बन रही है ना, जो जहां पे आके बीच में अरेंज हुए, इस लाइन को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर हुआ, तो क्रोमोसोम अलाइन हो गए कहां पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। क्लियर हो गया, मेटाफेज आपका क्या होता है, ठीक है। एक बार बाइंड अप करें, कहानी क्या हुई है। देखो कहानी में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बस इतनी बात हो रही है। सबसे पहले क्रोमोसोम फैले पड़े थे, क्रोमोसोम को हमने सिकोड़ना शुरू करा, कंडेंस हो गए सारे क्रोमोसोम। कंडेंस होने के बाद क्या हुआ, फिर वो देखने लग गए और जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल थे वो तो डिसअपियर होंगे ना, क्योंकि मेन काम न्यूक्लियस को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हो तो बाकी सबको तो हटना पड़ेगा यार, नहीं तो सेल इतना भरा भरा लगेगा, ठीक है, तो बाकी सबको तो हटना पड़ेगा। फिर जो सेंट्रियोल थे अपना काम शुरू करते, वो कॉर्नर पे जाते सेल के कॉर्नर पे जाने के बाद होता क्या है, सेल के कॉर्नर पे जब गए तो उन्होंने स्पिंडल फाइबर धागे क्रिएट करे, ठीक है ना, पूरी प्लानिंग चल रही है एकदम, धागे क्रिएट करे मस्त वाले, और इन्होंने क्रोमोसोम को ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम खींचने तक पहुंचे नहीं है, अभी बस उन्होंने पकड़ा है। समझ में आगे कहानी यहाँ तक क्या हुई है, ठीक है। तो इन्हीं की अभी तक हमने बात करी है, प्रोफेज और मेटाफेज। अब बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज की बात करें, एनाफेज में क्या होता है, अब आप पहले खुद सोचो, हम एनाफेज की बात बाद में करेंगे, पहले आप खुद सोचो। अब ये धागे अटैच हो चुके हैं, आर्मी एकदम तैयार है, अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, इन दोनों को तोड़ना, बीच में से खींच के अलग कर देना, होगा कि नहीं होगा, अलग करना है। अब अलग करोगे अगर तो यार क्रोमोसोम को जरा थोड़ा सा जूम करना, अभी पता चल जाएगा सारा कुछ ऐसा है, यहां से एक तरफ से खींचा जा रहा है, यहां से एक तरफ से खींचा जा रहा है, क्रोमोसोम के बीच में से फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा। और सेंट्रोमेयर कितने हो जाएंगे, ये सेंट्रोमेयर है ना बीच वाला, ये कितने हो जाएंगे, ये डबल नहीं हो जाएंगे। खुद सोच के देखो कि ये है, जैसे ये सेंट्रोमेयर है, ये आधे आधे दो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। जैसे ये है, आपने बीच से काट दिया इसको, अब इसमें क्या होगा, एक ये रहा बेचारे, ये दोनों कान ऊपर से, एक ये रहा नीचे, इसके दोनों कान इधर से, होंगे कि नहीं होंगे। अब इसको काइनेटोकोर को यहां से पकड़ा, खींचते हुए यार चल बेटा मंजिल पे लेके चलते तेरे को। नीचे वाले को क्या हुआ, इसके भी एक काइनेटोकोर है, इसको भी पकड़ के ले जाता है और दोनों को अपना अलग अलग कोने पे पहुंचा देता है। ये पूरा काम है एनाफेज का, कि उसको खींचना है और कान पकड़ के ले चल बेटा, ठीक है। चलो स्टडी करते एक बार, ठीक है, रीड करते क्या होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट, बीच में से फट गया बेचारा। सेंट्रोमियर क्लियर है ना आपको, सेंट्रोमियर क्या होता है, चलो एक बार बता देता हूं। ये जो क्रोमोसोम होता है ना, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, जहां पे काइनेटोकोर अटैच होता है, ये काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर, ठीक है, काइनेटोकोर सेंट्रोमियर। क्लियर हुआ, चलो देखो आगे बात करते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, और जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड क्या होता है, इन्हीं आर्म को तो कहते हैं क्रोमेटिड, ये वाली आर्म जो होती है। पिछली क्लास का लेक्चर देख लीजिए आप लोग जाके एक बार, पार्ट 1 इसका, कि क्रोमेटिड क्या होता है, इन आर्म्स को कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। अब क्रोमेटिन क्या होता है, बोलो थोड़ा रिवीजन कर लो यार, जैसे कि ये बताए थे, ये हिस्टामाइन, और जो ये पूरा डीएनए इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। माने इंसान ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो यार। चलो आगे बात करते हैं। देखो
उसके बाद क्या हुआ, क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देन स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू शॉर्ट। फिर ये क्या करते हैं, अब रस्सी है, अब रस्सी खींचना शुरू करोगे तो रस्सी अपनी तरफ से ऐसे ऐसे करके खींच रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो रस्सी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कम कैसे हो जाएगी? देखो कैसे, ये वाली जो रस्सी है ना, ये पीछे की साइड शॉर्ट होती जा रही है, खींचती जा रही है। जब ये जैसे देखो, इमेजिन करो आप लोग, जैसे ये रहा क्रोमोसोम एक, ये रहा एक क्रोमोसोम, मेरे ये हाथ है, ये मेरे स्पिंडल फाइबर है, और मैं इसको खींचते जा रहा हूँ, खींचते जा रहा हूँ, तो ये तो मेरा सेंट्रियोल की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये वाली रस्सी कम होती जाएगी ना, कम होती जाएगी ना। इसी को देखो क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, पता चल जाएगा सब कुछ। देखो हुआ क्या, जैसे ये रहा एक क्रोमोसोम बेचारा यहाँ पे कहाँ लटके हुए से, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, इसको बेचारा खींच रहा है, इसको यहाँ खींच रहा है, इसको बेचारे को कान पकड़ के यहाँ पे ले जा रहे हैं। चल बेटा चल, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो इसी की बात कर रहे थे हम लोग बस। अब देखो क्या हुआ, देन स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू शॉर्ट, ये जो स्पिंडल फाइबर ये शॉर्ट होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं, तो रस्सी तो खत्म हो जाएगी ना धीरे धीरे, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू शॉर्ट एंड क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। क्या ये क्रोमेटिड ये आपके ऊपर की साइड चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? मूव टू अपोजिट पोल्स, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, हो गया अपोजिट पोल्स, ये यहाँ पहुंच गया और ये वाला यहाँ पहुंच गया नीचे। क्लियर हो गया? क्लियर ना? चलो आगे बात करें। अब देखो होगा क्या, लास्ट फेज अपना टीलोफेज, ठीक है, कहानी अपना ठीक है, क्रोमोसोम अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा आगे, देखो कहानी में ट्विस्ट, क्रोमोसोम क्लस्टर एंड अपोजिट एट अपोजिट पोल। क्लस्टर का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। गुच्छा यार, कि बहुत सारे भर के क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यहाँ पे खुद सोचो यार, यहाँ पे मैंने तो दो देखा है, यहाँ पे तो बहुत सारे होंगे क्रोमोसोम। अब ये सारे क्रोमोसोम यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे? डेफिनेटली हो जाएंगे यार, क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोम है ना, सारे सारे भर भर के खींचते ले जाओगे, कितने ले जाओगे खींच के? यहाँ पे तो गुच्छा बन जाएगा इसका। तो वही लिखा है क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स, ठीक है। न्यूक्लियर एम्बेरक असेंबल एंड क्रोमोसोम क्लस्टर, मतलब ये सारी चीजें दोबारा बननी शुरू हो जाएंगी। जो ये देखो, अब इसको एक बार रिफॉर्म करना, एक बार देखो, जैसे ये था, यहां पे आपके क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी ना, ये दोबारा आनी शुरू हो जाएगी, और इसके जो सेल ऑर्गेनल थे वो भी आपके द्वारा आने शुरू हो जाएंगे। ये सेल ऑर्गेनल क्या होता है बताया था लास्ट क्लास में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, ठीक है, आपका एसईआर हो गया, आरईआर ये तो उसी के टाइप हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये सारे सेल ऑर्गेनल आपके आने शुरू हो जाएंगे दोबारा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, मेन काम तो हो गया न्यूक्लियस डिवाइड, अब बाकी सारे बनने शुरू होंगे कि नहीं होंगे? तो वो सारा काम होता है टीलोफेज में। एंड अदर सेल ऑर्गेनल स्टार्ट टू रिफॉर्म, सारे सेल ऑर्गेनल रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो इसको हमने एक बार पूरा समराइज किया डायग्राम के थ्रू, देखो क्या होगा। सबसे पहले ये हमारा पूरा सेल था, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। डिसअपियर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, जो ये सेंट्रियोल है, जो कि ये धीरे 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 ये सब चीजें मतलब छोड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं एस्टर। यही आगे जाके बेटा सेंट्रियोल बनेंगे, जो कि स्पिंडल फाइबर क्रिएट करते हैं, रस्सियां जो कि खींच के ले जाते हैं ना क्रोमोसोम को। तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब अगले फेज में क्या हुआ, ये आपके अरेंज हो गए। इस प्लेट को क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट ना। अब ये रस्सियां आ गई, ठीक है, ये रस्सियां, ये गलत अटैच होगा, काइनेटोकोर से अटैच होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है। अब जब ये अटैच होगा, आपको पता है ये खींच के ले जाएगा उसको, देखो खींच के ले जा रहा है, ऊपर नीचे ले जा रहा है। इसका जो, हाँ ये वाली चीज, एक चीज और आपकी रह गई, जैसे ये है, इस वाले पार्ट को पता है क्या बोलते हैं, लीडिंग एज बोलते हैं। एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन है, इसको लीडिंग एज बोलते हैं, इसको ट्रेलिंग एंड बोलते हैं, ट्रेलिंग, ठीक है। वही हमने यहाँ पे दिखाया ट्रेलिंग एंड, और ये आपका लीडिंग एंड। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या हुआ लास्ट में, अब आप तो खुद सोचो, अब तो सारा काम तो हो गया, ये अलग अलग होना शुरू हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनने लग गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी थी, जो न्यूक्लियस बनाई आगे जाके फिर से बनना शुरू हो गया, और धीरे धीरे यहाँ पे सेल ऑर्गेनल भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई पूरी कहानी? बस ये कुछ नहीं, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये आपका एनाफेज है, ये आपका टीलोफेज। बताओ कुछ था इसमें? कुछ नहीं था ना?
ठीक है, लाइन से आप याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो, पी मैट कर लो, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो, ठीक है, पी मैट कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है, हमने न्यूक्लियस का तो डिवाइड कर लिया, मतलब हम लोग कार्योकाइनेसिस खत्म कर चुके हैं। कार्योकाइनेसिस का मतलब हमने बताया था ना आपको, क्या होता है, अरे बोलो जल्दी यार। कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमें बात किसकी करनी है, अब हमें बात करनी है साइटोकाइनेसिस की। देखो साइटोकाइनेसिस अब तो सिंपल है, कुछ बचाएंगे तो इसमें, देन साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। अब साइटोकाइनेसिस दो टाइप की होती है, या तो एनिमल होगा या प्लांट होगा। अब ये दो अलग अलग टाइप की क्यों करी गई, ये रीजन पता है आपको। जो प्लांट सेल, मतलब जो प्लांट के स्ट्रक्चर होता है, जो सेल होता है, उसकी आउटर लेयर बहुत ज्यादा हार्ड होती है, सेल वॉल जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अब जो ये है एनिमल साइटोकाइनेसिस, इसकी हार्ड नहीं होती, इसमें तो आपकी सेल वॉल ही नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती। अब इसके अंदर देखो, दोनों के अंदर फिर ये जो साइटोप्लाज्म है टूटेगा कैसे, देखो बेटा। अब जो ये एनिमल साइटोकाइनेसिस दूसरा है प्लांट साइटोकाइनेसिस। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना एक मटेरियल होता है फ्यूरो, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, जैसे ये रहा ड्रॉ करना, यहाँ पे क्या होता है, ये अंदर की साइड एक फोर्स लगाता है, विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसे दबाता चला जाता है, दबाते तो पूरा पिचक जाता है। अब पिचकने के बाद क्या हुआ, दो साइड में खुद डिवाइड हो जाएगा, यहां से ऐसे दबाते चला गया, पिचक जाएगा नहीं पिचक जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, और ये बाद में आके पूरा टूट जाता है, हो गया दो साइड में डिवाइड। तो वही है फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीप मतलब घुस जाता है, उसको एकदम घुसा रहा है, देखो, ठीक है, एंड ज्वाइन इन द सेंटर, और सेंटर से आके ज्वाइन हो जाता है और सेल को डिवाइड कर देता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल में क्या होता है, वो सॉरी प्लांट में क्या होता है, एनिमल तो हमने पढ़ लिया पूरा। अब देखो प्लांट में क्या होता है ना, इट क्रिएट सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो, हमारा क्या बन गया था, जैसे ये रहा सेल, इसके अंदर हमारे दो स्ट्रक्चर आ चुके हैं मस्त वाले, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। अब इसमें हुआ क्या, देखो बीच में एक प्लेट होती है, छोटी सी प्लेट, सेल प्लेट बोलते हैं इसे, ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है, ये इधर बढ़ती है इधर बढ़ती है, धीरे धीरे ये प्लेट जो है इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, धीरे धीरे ये प्लेट जो है पूरे में फैल जाती है। इस प्लेट को हम कहते हैं क्या है, सेल प्लेट, इसको हम कहते हैं सेल प्लेट। जो वही है विच ग्रो एंड डिवाइड सेल, एंड सेल प्लेट फर्दर एक्ट एज अ मिडल लैमेला। दो एडजेसेंट के सेल के बीच में जो सारी चीज ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है उसे मिडल लैमेला कहते हैं, ठीक है। ये तो आपने सेल चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि सेल चैप्टर में मिडल लैमेला का फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, फाइनली दो सेल डिवाइड हो गए। तो प्लांट में भी हो गया, एनिमल में भी हो गया। अब बात करते हैं कि आगे क्या है इसमें। ये लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मान लो आपका हुआ क्या, साइटोकाइनेसिस हो गया, सॉरी यार, कार्योकाइनेसिस के बिना साइटोकाइनेसिस कैसे हो जाएगा, कैसी बातें करते हो तुम। देखो हुआ क्या, जैसे ये रहा, इसमें एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ, ये दो चार में हो गया, ये वाला भी चार में हो गया, बहुत सारी स्टेज बनती चली गई। अब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसे हम एक दूसरा नाम देते हैं साइनेक्टियम, SYNCTIUM, इस कंडीशन को बोलते हैं अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसमें आपका क्या होता है भैया, कार्योकाइनेसिस तो हुआ जा रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार पूरा बाइंड कर, हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने बोला था माइटोसिस जो था इक्वेशनल डिवीजन था, ठीक है, साथ के साथ कवर करना, साथ के साथ देखो कैसे हमारा जो था माइटोसिस का था इक्वेशनल डिवीजन था। उसके बाद हमने बात करी थी इसमें चार स्टेज होते हैं, एक प्रोफेज होता है, एक एनाफेज होता है आपका, एक प्रोफेज होता है, एक मेटाफेज होता है, एक एनाफेज होता है, एक टीलोफेज होता है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है मस्त वाली, वो डिसअपियर होना शुरू होती है धीरे धीरे, और जो हमारे दो एस्टर हैं, जो सेंट्रियोल है ना, ये स्टार्टिंग में एस्टर कहे जाते हैं, ये धीरे धीरे अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद होता क्या है एकदम, ठीक है, ये सेल्स मतलब ये क्या होता है, जब तक क्रोमोसोम आपके अरेंज हो चुके होते हैं, जो अरेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं, मेटाफिजिक
प्लेट जो कि सारा काम किसमें हो रहा है, मेटाफेज में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज में काम करता है मेटाफेजिक प्लेट का, फिर ये क्रोमोसोम को खींचना शुरू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, स्पिंडल फाइबर के थ्रू। कौन से पार्ट में अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर में, काइनेटोकोर में अटैच हुआ, उसने खींचना शुरू करा। ये सारा काम किसके अंदर हुआ आपका, एनाफेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टीलोफेज। टीलोफेज में आपको क्लियर हो गया क्रोमोसोम का क्लस्टर, ठीक है, क्रोमोसोम का क्लस्टर होता है और दूसरे सेल ऑर्गेनेल मतलब बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो साइटोकाइनेसिस हो जाता है, क्लियर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, क्या यहाँ पे कहीं पे भी क्रोमोसोम डबल हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक जगह हुए, ये जो स्ट्रक्चर है एनाफेज, यहाँ पे आपके 92 क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं, कल हमने आपको बताया था कि जो सेंट्रोमियर होता है एक क्रोमोसोम में जितने सेंट्रोमियर होंगे उतना ही क्रोमोसोम होता है, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, ये होता है, ठीक है। अब सेंट्रोमियर इसमें कितने हैं बेटा, इसका सेंट्रोमियर तो अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब जो ये 2 क्रोमोसोम थे वो 4 बन गए, दुगने हो गए कि नहीं हो गए। तो 46 क्रोमोसोम जो बॉडी के अंदर होते हैं एक 92 बन गए। तो याद रखना यही एक कंडीशन होती है जिसके अंदर 92 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माइटोसिस का यूज क्या पड़ता है। कुछ भी सेल रीजनरेशन में यूज करते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है बेचारे छोटे छोटे रिप्रोडक्शन से काम चला लेते हैं, हीलिंग के लिए काम आता है, हील कर लेते हैं बॉडी को, ठीक है। आई थिंक माइटोसिस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग म्यूसिस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हाँ, और बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।